नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार से 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। मेले का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस बार मेले में करीब 20 देश और भारत के सभी राज्य भाग ले रहे हैं और मेले की थीम इस बार गुजरात स्टेट पर है। यानी आपको बता दें कि मेले में गुजराती कल्चर की छाप नजर आएगी। सैंतीसवें सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है और तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भव्य आयोजन किया गया है इस मेले को लेकर। 18 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है और वहीं आपको बता दें कि भारत के विभिन्न राज्यों से लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। साथ ही विभिन्न देशों से भी लोग यहां पर भाग लेने पहुंचे हैं। 18 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, ये मेले का कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मेले का आगाज किया है, उद्घाटन किया है और उनके साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेले में इस बार गुजरात की छाप दिखाई दे सकती है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है आज से और 18 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर अपने अभिभाषण के साथ मेले की शुरुआत की और उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 163 कॉलोनियां शामिल हैं। हम लोगों ने सुशासन की दृष्टि से कुछ नई स्कीम्स का लॉन्च किया है। कुछ काम पहले से जो चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला अनऑथराइज कॉलोनीज को अप्रूव करने का जो सिलसिला हमारा 17/8/23 में पहले फेज का शुरू किया था। लगभग 2000 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी उस समय चिन्हित की गई थी जिनको अप्रूव करना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी क्रम में आज छठा फेज, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग दोनों विभागों ने मिलकर के और 264 नई कॉलोनीज को अप्रूवल की लिस्ट में ये डाला गया है। इन कॉलोनीज को जैसे जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इस साथ साथ दे रहे हैं। अभी तक 438 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसमें से 54 करोड़ रुपया ये रिलीज कर दिया गया है और इसी प्रकार से हम सब कॉलोनीज का एक योजना बना करके सारे काम को करते चले जाएंगे। ऐसे ही हाउसिंग फॉर ऑल के माध्यम से जो बेघर लोग हैं उनको पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने योजना चलाई थी। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में अथवा गांव में जिन लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से वार्षिक कम है, ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 2,80,000 ऐसे परिवार अभी तक मिले हैं जिनको प्लॉट अथवा फ्लैट इसमें सरकार सहायता करेगी। आज उसके पहले चरण में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 10,000 प्लॉट्स ये अवेलेबल करा दिए गए हैं और वो आज से उसका रजिस्ट्रेशन ये शुरू कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले एक प्रारंभिक राशि 10,000 रुपया लोगों को जमा करा करके और जिस शहर में जो प्लॉट उपलब्ध हैं उनमें अपना प्लॉट चिन्हित करके वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और टोटल ऐसी रजिस्ट्रेशन का समय अवधि 15 दिन के बाद इन सब शहरों के प्लॉट्स को अलॉट कर दिया जाएगा और इनकी बैंकों से व्यवस्था करा करके इनकी शेष राशि बैंकों
गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी एसपी को पत्नी से दुराचार के मामले में नामजद सेना के मेजर को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। महिला ने गृह मंत्री से कहा कि उसका पति सेना में मेजर है और तलाक दिए बिना ही उसने दूसरी शादी कर ली है। और इसमें आपको बता दें कि पुलिस ने जांच के बाद पति पर दुराचार का मामला दर्ज किया है, लेकिन आज तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं गृह मंत्री ने एसपी रेवाड़ी को फोन मिलाते हुए नामजद मेजर को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो महिलाओं को रोने नहीं देंगे। ये एक आदमी ने काम करता है बिना अपनी वाइफ को बताए वन साइडेड तलाक मैनेज कर लिया। और नोटिस आते होंगे जो जानते हो मैनेज कर लिया, बताता रहा और फिर जाके दूसरी कहीं पे शादी करी। और जब शादी करी तो आर्मी ने जब इंक्वायरी करी तो तब इसको पता लगा लड़की, तब तक वो इसके साथ ही रहता रहा। तो आपकी कोई एएसपी थी, उसे जांच करके 376 का मामला दर्ज करा और कार्रवाई नहीं। और जो चोरी का माल खरीदे वो भी चोर, इन्हें बेच लिया हुआ। क्लियर कट केस है, क्लियर कट केस है। ये तो एफआईआर तो दर्ज हो गई है। लेकिन बीजेपी नेता अशोक तंवर ने बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको सबको पंचकुला बुलाया है भाजपा में शामिल करवाने का जो वायदा उन्होंने दिल्ली मुख्यालय पर किया था, अब वो दिन आ गया है। और इसीलिए आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी व अन्य नेताओं की उपस्थिति में आपकी ज्वाइनिंग 4 फरवरी 2024 दिन रविवार समय सुबह 10:30 बजे भाजपा कार्यालय पंचकमल सतेगड़ी रोड एमडीसी पंचकुला में रखी गई है। कृपया अपने सभी साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में एक बार फिर केंद्र और प्रदेश में सरकार बने, ये सुनिश्चित करें। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजियां भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को बंद किया जाए, नियमित भर्तियों को बहाल की जाए। नशे पर लगाम लगाने के लिए आए दिन अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है और तस्कर चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। ताजा मामला अंबाला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया है, जहां पर हरियाणा एंटी नारकोटिक्स टीम की अंबाला इकाई ने सुमित नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी। सुमित उर्फ गोचू, जो अंबाला शहर का रहने वाला है, वो नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और आज भी इंजेक्शन बेचने के लिए जाएगा। इसी बीच पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आरोपी को सेक्टर 8 से गिरफ्तार किया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 ब्यूरो फाइन इंजेक्शन बरामद हुए। हमारा हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, जिसके प्रमुख श्री एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्री शशांक सावंत जी और अनिल कुमार जी, और हमारे डीएसपी साहब हैं श्री जगवीर सिंह जी और इंस्पेक्टर श्री सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिन रात यह कार्य कर रही है। हमें एक दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई, हमारे एएसआई मतलूब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे
कि शनिदेव मंदिर के नजदीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए। कैथल कृषि विभाग उप निदेशक बलवंत सहारण ने मौसम में हुए बदलाव और बारिश पर बोलते हुए कहा कि 31 जनवरी को कैथल जिले में हल्की बूंदाबांदी रही। वहीं पुंडरी ब्लॉक में 2 mm बारिश हुई थी। कल रात जो बारिश हुई है उसमें पूरे जिले पर असर देखने को मिला है। वहीं तो कहीं पर 3 mm या 5 mm और पुंडरी ब्लॉक में 10 mm बारिश हुई है, जो कृषि जगत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। वहीं रात के तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जाती है। अब बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। जिले की बात करें तो कहीं बूंदाबांदी थी, ड्रिजलिंग टाइप ही था, कुछ ज्यादा बारिश नहीं थी। एक पुंडरी ब्लॉक में 2 mm बारिश हुई थी, इसमें सभी जगह लगभग कवर हुआ है। कहीं 3 mm है, कहीं 5 mm है, कहीं 4 mm है, पुंडरी में 10 mm भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। किसानों के लिए एक सोने के रूप में ये बूंदे आकाश से बरसी हैं कि जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा, रात का जो टेम्परेचर था वो उसमें उठा हुआ है, जो बिल्कुल 5 डिग्री 6 डिग्री था उसमें कुछ जो गिरा हुआ था ऊपर उठा है, जिससे अब न्यूट्रिएंट्स अपटेक होगा, फसल में जो खाद दी हुई है किसानों ने उसका अपटेक होगा, तो जो ग्रीनरी बनेगी, पीलापन हटेगा और बढ़वार की तरफ हमारी गेहूं जाएगी, जो कि कैथल में अधिकतर क्षेत्र गेहूं में ही है। तो यदि बात करें तो 1,70,000 हेक्टेयर गेहूं की बिजाई की हुई है और गेहूं अभी तक बहुत अच्छी हालत में है और अब 2 दिन में आप देखेंगे ग्रोथ भी अच्छी बढ़ने लग गई है। हरियाणा में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को फिर बढ़ा दिया है। यमुनानगर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जिले का नजारा उस वक्त बदल गया जब आसमान में ओलावृष्टि हुई। वहीं कुछ ही देर में जमीन पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो गया। आपको बता दें कि लोग ये नजारा देखकर यमुनानगर को शिमला बताने पर मजबूर हो गए। हरियाणा में कई जिलों में ओलावृष्टि देखी गई और ओले गिरने के बाद सफेद चादर बिछ गई। लोग जो हैं हरियाणा में अब शिमला का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद ये ओलावृष्टि देखी गई है हरियाणा में, जिसके बाद जो है ठंड में और बढ़ोतरी देखी गई है, तापमान में गिरावट देखी गई है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, किस तरह से ओलावृष्टि हरियाणा में हुई और ये हरियाणा की तस्वीरें हैं, शिमला की नहीं, जहां पर ये ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि होने की वजह से सफेद चादर पूरे शहर पर बिछ गया है, पूरे प्रदेश में बिछ गई है। कई जिलों में ओलावृष्टि जो देखी गई है, जिसके बाद बर्फबारी होने के बाद ये शहर पर सफेद चादर बिछ गई और लोग जो हैं इसका लुत्फ उठाते नजर आए। अब वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में किसानों को काफी फायदा है बारिश होने के बाद, क्योंकि उनकी गेहूं की फसलों को बारिश से और बढ़ती ठंड से काफी फायदा होता है। तो वहीं लोग भी इस नजारे का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। दो तीन दिन से धूप निकलनी शुरू हुई थी, थोड़ा मौसम में ठंडक का असर कम हुआ था। अब आज सुबह एकदम बारिश हुई, ओलाबारी हुई, जगह जगह ओले पड़े इतने बड़े बड़े, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोबारा से। और सुबह से आप देख रहे हो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, सूरज नहीं निकला आज। तो ये कहें कि यमुनानगर में एक बार फिर जो है ठंड बढ़ गई है, गलत नहीं होगा। इंद्री हल्के के गांव पंजोखरा के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान रजनीश असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सीआरपीएफ के जवान, राजनेता और पुलिस कर्मचारियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें कि रजनीश पिछले काफी समय से सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे। इस दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ आए इंस्पेक्टर ने बताया कि रजनीश उनके ही विभाग में कार्य कर रहे थे और उनका अचानक इस प्रकार देहांत हो जाने से बहुत बड़ा दुख लगा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे जवान को वह नमन करते हैं।
कि हमारे बीच से हमारा एक साथी जो कि हमसे बिछड़ गया, और इस चीज़ का हमें हमारे सीआरपीएफ परिवार को बहुत दुख है। लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी के अलावा कुछ चल नहीं सकता है। लेकिन सैनिक सम्मान के साथ हम लोग पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार में हम लोग लेकर के आए, और उस मान सम्मान के साथ उनका अंतिम विदाई हम लोग कर रहे हैं। रजनीश जी पंजोखड़ा का रहने वाला था और ये शिलोंग में तैनात था। 2004 बैच का सीआरपीएफ का जवान है और ये शहीद हुआ है। इसकी बड़ी दुखदायी घटना है और इसको पूरे सैनिक मान सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए, आज गांव पंजोखड़ा के एक जवान तो असम के अंदर जो है रिक्रूट थे, आज उनका पार्थिव शरीर गांव के अंदर लाया गया है। सारे ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के अंदर शोक की लहर है और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो सेना के लोग हैं, जब सरहद के ऊपर रक्षा के लिए ये खड़े होते हैं और वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं किसी भी रूप में, तभी हम खुली हवा में, एक आज़ादी की हवा में सांस ले पाते हैं। तो आज पंजोखड़ा में भारी भीड़ के साथ अंतिम विदाई देने के लिए सभी लोग नागरिक सम्मान में यहाँ पर पहुंचे। रादौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुबका रोड के दुकानदारों ने एक प्रतिनिधि मंडल उद्योग व्यापार मंडल ने रादौर के अध्यक्ष अमित काम्बोज के नेतृत्व में नगरपालिका सचिव से मुलाकात की और इस मौके पर दुकानदारों ने समस्याओं के समाधान को लेकर नपा सचिव गुलशन कुमार को एक मांग पत्र भी सौंपा, और जिस पर नगरपालिका सचिव ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। समस्याओं को लेकर आए, जिनमें विशेषकर बुबका रोड का जो टूटा पड़ा है उसके बारे में आए, और रादौर की जो सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके बारे में आए। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है उसके बारे में आए। तो आज एसडीएम साहब को हमने यहाँ सभी दुकानदारों ने एक मांग पत्र दिया कि जो बुबका रोड की जो टूटी हालत में पड़ा है, जिसपे आए दिन हादसे होते हैं, उस रोड को जल्द बनवाया जाए, और जो नालियाँ हैं, नालियाँ खुली हैं, उनको उनके अंदर पाइप डलवाए जाएं ताकि वो नालियाँ बंद हो, उनके अंदर गंदगी ना हो। ये रोड तो जी लगभग इसको 15 से साल पहले बनवाया था, तो ये अब टूटे बड़ा बहुत बुरी हालत में है। स्पीड ब्रेकर कह रहे थे बनाए जाएं, और मुख्य चौक पर जो लाइट नहीं है उन बारे इन्होंने कहा है। टूटे रोड बड़े रिपेयर वास्ते कहा है, जबकि जल्दी हम निविदाएं आमंत्रित करेंगे, अनुमान तैयार करवा। बाकी सफाई के बारे में कह रहे थे, उसके हम रोड स्वीपिंग का टेंडर लगा हुआ है, जिसको जल्दी हम उसका निर्णय करवा कर अलॉट कर देंगे। रेवाड़ी शहर के लोग आवारा कुत्तों की वजह से खासा परेशान है। गुरुवार को एक कुत्ते ने करीबन आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से घायल एक व्यक्ति का अंगूठा भी चबा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की 2 उंगलियों में फ्रैक्चर आया है। वहीं घायलों ने बताया कि जिस कुत्ते के उन पर अटैक किया था वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और कुत्ते ने कई लोगों पर भी हमला किया है। हमारे पास ना आज सुबह तकरीबन 9 बजे 5 पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 एक जय कुमार और एक शिव शंकर। इनको बहुत ज़्यादा किसी रैबिड डॉग ने बाइट कर लिया था मनचंदा सोसाइटी के पास। तो जो ये जय कुमार था, इसको तो स्काल्प में, हेड में, और इसके जो राइट हैंड की 2 फिंगर्स फ्रैक्चर हो गई थी, और कैटेगरी 3 डॉग बाइट थी, एक्सटेंसिव बाइट थी। फिर हमने इनको एडमिट किया, इनको पूरा इलाज किया, और अभी ये 2 शिवशंकर और जय कुमार, ये दोनों हमारे पास एडमिट है, और अभी इनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। और 3 पेशेंट, जो एक और पेशेंट था, वो 27 साल का था, उसका एक अंगूठा चबा गया था कुत्ता, उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और 2 छोटे बच्चे थे, उनको माइनर स्क्रैचेस और बाइट मार्क्स थे, तो वो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर दिया। इनकी अगर रिकवरी की बात करें, कितना टाइम लगेगा? हाँ, जो ये जय कुमार और शिवशंकर है, ये अभी हमारे पास एडमिटेड हैं, और इनको जय कुमार को जो फ्रैक्चर है, इनको रिकवर होने में
टाइम लगेगा 3 से 7 दिन, मतलब अगर सब कुछ सही रहता है तो 3 to 7 days। अमान नहीं गए थे काम करने के लिए, अब टेम्पू से उतरे हैं, वहाँ से एक आवारा कुत्ता आया, कुछ आदमी ने भगाया, मैं था अकेला, वो मेरे साइड का लौटा, मेरे पास आ गया तो मैं पत्थर मारा उसको, मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं नीचे पड़ गया, मेरे को यहाँ काट दिया, हाथों में काट दिया। मैं इसके बाद में जब मेरे जूता उठाया उस पर हिम्मत बांध के, तो पत्थर हाथ में उठाया, जब भागा है, मेरे पास कोई बचाने वाला नहीं आया। क्या काम करते हैं? बेलदारी करते हैं सब। कितने और लोगों को काटा है? कितने लोगों को काटा है कुत्ते ने? ये है, एक दो आदमी तो हमें यहीं पे है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, दो और बच्चे जैसे मुझे छुट्टी कर दी है। एक आदमी को काटा, 3 बच्चे हैं और ना सब कोई भी। पिछले लंबे समय से रेवाड़ी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार चाहे सड़कों के निर्माण में हो या बेसहारा पशुओं को पकड़ने में खर्च हुई लाखों रुपए की राशि हो, हर मुद्दे पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने रेवाड़ी के बाजारों में नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आप बता दें कि कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीना पूर्व रेवाड़ी के सेक्टर 3 और 4 सहित जिला सचिवालय के रोड को लंबे अरसे के बाद बनाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई कि मात्र 15 दिनों में इन नई नवेली सड़कों से भ्रष्टाचार की जोड़ियां बाहर निकलकर गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसका नगर परिषद के पास कोई भी जवाब नहीं मिला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे भाई गोकल बाजार के मेरे भाइयों सारे यहाँ खड़े हैं, प्रधान भी यही है, सब यही है। मेरे को बार बार कोसा जाता है कि माता जी आप इस इलाके के पार्षद हो, ये क्या हो गया, रोड का देखो कितना बुरा हाल है, बाथरूम का कितना बुरा हाल है, इतनी गंदी बदबू। मेरे मतलब ये है, आज 3 साल हो गए मैं नगर परिषद में, और मैं दूसरी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या क्या कि मैं थक गया हूँ, लेकिन यहाँ का कोई सुधार नहीं हुआ। फिर क्या मिला संदेशा के लिए बजट में कोई इन लोगों ने रिपेट नहीं दी। इनके खुद के नेता कहने लग रहे हैं कि ये चुनावी साल था, चुनावी साल के अंदर भी लोगों को जो राहत नहीं दी, जो रिपेट नहीं दिया गया, वो साफ तौर पे बताता है कि इन सरकार से लोगों से कोई सरोकार नहीं। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग उठा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी उसको उठाते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।